पुष्कर कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 अध्याय पहला अर्थशास्त्र का अपन पहला चैप्टर देख रहे हैं क्लास 12 का, जो आर्ट्स और वाणिज्य दोनों में सेम बुक है, दोनों में एक जैसा ही चैप्टर रहेगा। अध्याय पहला है, पहला चैप्टर है, पहली यूनिट का क्वेश्चन है आपके पास में, और पहला चैप्टर है उसका नाम है आपके पास में व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो एवं मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो एवं मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो यानी होता है व्यष्टि, मैक्रो यानी होता है समष्टि। आपको याद रखना है, इंग्लिश वर्ड है दोनों। व्यष्टि का मतलब होता है माइक्रो और मैक्रो का मतलब होता है समष्टि। अर्थशास्त्र को अपन इकोनॉमिक्स बोलते हैं, आप सभी को पता है अच्छी तरह से। उसके बाद में आप देखो, आज अपन इसके स्टार्टिंग के लिए पहला क्वेश्चन है, उसके पहले थोड़ी सी अपन इसके बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है, कैसे करना है और क्या क्या पूछा जाता है, किस तरह से परिभाषा और उसकी विशेषताओं पे अपन ध्यान देंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं, आर्थिक समस्याओं का विश्लेषण प्रायः दो दृष्टिकोण में किया जाता है। अब आर्थिक समस्या, उनका विश्लेषण प्रायः अपन को दो दृष्टिकोण में किया जाता है। व्यष्टि मतलब होता है सूक्ष्म, सूक्ष्म को अपन क्या बोलते हैं, माइक्रो। विश्लेषण को एनालिसिस करते हैं। उसके बाद में समष्टि मतलब होता है व्यापक, समष्टि का अर्थ है व्यापक, बहुत बड़ा फैला हुआ। व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो और समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो, ये दोनों आ गए। उसके बाद में व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध व्यक्तिगत इकाइयों, व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किससे होगा आपको पता होना चाहिए। व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध व्यक्तिगत इकाइयों जैसे एक व्यक्ति, एक फर्म, एक उद्योग, एक वस्तु के मूल्य इत्यादि के अध्ययन से होता है। व्यष्टि का अर्थ आपको पता होना चाहिए एक फर्म से, एक उद्योग से, एक वस्तु से, एक वस्तु के मूल्य से, एक व्यक्ति इत्यादि के अध्ययन से इसका अर्थ होता है। इसके विपरीत समष्टि की बात करें, इसके विपरीत समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध संपूर्ण अर्थव्यवस्था या संपूर्ण अर्थव्यवस्था का संबंध संपूर्ण अर्थव्यवस्था की बड़ी इकाइयों जैसे कुल राष्ट्रीय आय, अपन ने पढ़ा 11वीं में, कुल राष्ट्रीय आय, कुल व्यय, कुल बचत, कुल विनियोग इत्यादि के अध्ययन से होता है। इनके जो अध्ययन करते हैं, बड़ी बड़ी इकाइयों का जो अध्ययन किया जाता है वो किस में किया जाएगा, समष्टि में किया जाएगा। समष्टि का मतलब संपूर्ण, समष्टि से ही संपूर्ण, संपूर्ण अध्ययन किस में किया जाएगा, समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाएगा। उसमें क्या क्या आता है, कुल राष्ट्रीय आय, कुल व्यय, कुल बचत, कुल विनियोग इत्यादि के अध्ययन से होता है। उसके बाद में आर्थिक विश्लेषण के दोनों स्वरूप वर्तमान में अत्यधिक प्रचलित है। सर्वप्रथम इन दोनों शब्दों का प्रयोग अब पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, एग्जाम में, सर्वप्रथम व्यष्टि और समष्टि शब्दों का प्रयोग किसने किया था। ओस्लो विश्वविद्यालय के विद्वान रेगनार फ्रिस ने किया था। ओस्लो विश्वविद्यालय के विद्वान है रेगनार फ्रिस ने इन दोनों शब्दों का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। आपसे क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में खालिस्तान में सही गलत कहीं पूछ सकते हैं। व्यष्टि और समष्टि शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, रेगनार फ्रिस ने किया था। ये आपको याद रखना है, रेगनार फ्रिस ने किया था। इस अध्याय में हम इनके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। अब अपन अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया आपको, व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा लिखिए और व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषता लिखिए। अभी ब्लूप्रिंट नहीं आया है, फिर भी अपन सारे क्वेश्चन करेंगे। पिछले बार जो 12 थे उसमें भी अपनी सिलेबस चेंज हो गया है, उसमें ये क्वेश्चन था, वैसे ही चैप्टर है पूरा का पूरा, सेम टू में कोई अंतर नहीं है इसमें। पर ये क्वेश्चन उधर भी 4 नंबर का था, अपन ने यहाँ पे भी 4 नंबर के हिसाब से बनाया है। अगर 2 नंबर में परिभाषा पूछी जा रही तो अपन परिभाषा लिख सकते हैं, और 4 नंबर में पूरा क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 नंबर में भी 5 नंबर में अपन इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। 5 नंबर न्यूनतम मार्क्स होते हैं, इसमें भी अपन इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, अधिकतम मार्क्स होते, सॉरी। उसके बाद में आप देखो व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ। अब देख रहे हैं अपन व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या था। अभी बताया मैंने, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अपन एक व्यक्ति, एक फर्म, एक वस्तु के मूल्य का अध्ययन किया जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। क्या लिखा है अपन ने, ध्यान से देखना। व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की उस शाखा को कहते हैं। आर्थिक विश्लेषण कर रहे हैं, उसकी उस शाखा, विश्लेषण मतलब उसके बारे में बहुत कुछ जान रहे हैं, उस शाखा को कहते हैं जो वैतिक मतलब पर्सनल, एक एक व्यक्ति से, वैतिक विशिष्ट आर्थिक इकाइयों, विशिष्ट आर्थिक मतलब स्पेशल जो इकाइयां हैं, विशिष्ट, उनकी विशिष्ट तरीके से विशिष्ट आर्थिक इकाइयों
इकाइयों तथा अर्थव्यवस्था के छोटे भागों, अर्थव्यवस्था के कौन से भागों को ध्यान देना, अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे भागों का, उनके व्यवहारों का, पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है, उनके पारस्परिक संबंधों का भी अध्ययन करता है। इसे अपन क्या कहते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। एक बार और ध्यान से देखें, व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की उस शाखा को कहते हैं जो वैतिक या विशिष्ट आर्थिक इकाइयों, वैतिक मतलब पर्सनल, व्यक्ति से विशिष्ट चीजों का अपन अध्ययन करते हैं, विशिष्ट चीजों के बारे में जानते हैं, विशिष्ट आर्थिक इकाइयों एवं अर्थव्यवस्था के छोटे भागों का, अर्थव्यवस्था कैसे भागों का, छोटे भागों और उनके व्यवहारों तथा पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है, उसी को अपन क्या कहते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। ये आपकी व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा 2 नंबर में आसानी से हम लिख सकते हैं। उसके बाद में आगे देखते हैं, और वैतिक आर्थिक इकाइयां विशिष्ट उपभोक्ता हो सकता है, उसके बाद में विशिष्ट परिवार, विशिष्ट फर्म इत्यादि हो सकती हैं। विशिष्ट उपभोक्ता भी हो सकता है, विशिष्ट फर्म भी हो सकती है, विशिष्ट परिवार भी हो सकता है। एक परिवार की विशिष्ट परिवार की बात कर रहे हैं अपन, एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, वो भी हो सकता है। एक उद्योग एक फर्म, एक बाजार का अध्ययन भी व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र होता है। एक उद्योग का, एक फर्म का, एक बाजार का अध्ययन भी जिसमें किया जाता है वो किसमें आता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आता है। उसके बाद में देखते हैं अपन प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार, अब किसी प्रोफेसर के अनुसार ही परिभाषा पूछी जाती है तो अपन को उसके अनुसार भी अपन परिभाषा दे सकते हैं। प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार परिभाषा देखते हैं अपन, क्या बोला उन्होंने, व्यष्टि अर्थशास्त्र विशिष्ट फर्मों, विशिष्ट परिवारों, व्यष्टि अर्थशास्त्र विशिष्ट फर्मों, विशिष्ट परिवारों, व्यक्तिगत कीमतों, मजदूरियों, आयो, उसके बाद में आय जो होती है आयो, उसके बाद में व्यक्तिगत उद्योगों और विशिष्ट वस्तुओं का अध्ययन करता है। ये किसने परिभाषा दी है अपन को, प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार। देखो, विशिष्ट फर्म हो सकती है, कोई भी एक विशिष्ट फर्म की बात कर सकते हैं, स्पेशल फर्म की बात कर सकते हैं, एक विशेष परिवार की बात कर सकते हैं। व्यक्तिगत कीमत, कोई भी कीमत है घट बढ़ सकती है पर उसमें व्यक्तिगत कीमत होनी चाहिए, एक ही कीमत के बारे में बात की जाती है। मजदूरियों के बारे में बात की जा रही है, आयों के बारे में, व्यक्तिगत उद्योगों तथा विशिष्ट वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। किसने बताई ये परिभाषा है, प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार। अर्थ वही निकलेगा जो अपन ने ऊपर देखा है, वहां भी वही बात कर रहे थे, विशिष्ट फर्मों की, विशिष्ट परिवारों की व्यक्तिगत कीमतों, मजदूरियों, आयों और व्यक्तिगत उद्योगों का अध्ययन विशिष्ट वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। सब किस में आ जाएगा, प्रोफेसर बोल्डिंग ने परिभाषा दी है, किसकी बताइए, किसकी परिभाषा दी है, व्यष्टि अर्थशास्त्र की। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र को कौन सा सिद्धांत कहा जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है। ये देखो यहाँ पे, व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है। प्रोफेसर सुल्ज के अनुसार, अगली परिभाषा देख रहे हैं अपन, प्रोफेसर सुल्ज ने क्या बोला है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र कीमत सिद्धांत है। आपको याद होना चाहिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र क्या होगा, कीमत सिद्धांत होगा। 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, 2 ऑब्जेक्टिव में आपको बता चुका हूं। व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र कीमत सिद्धांत कौन ने परिभाषा दी है, कौन से अर्थशास्त्री ने परिभाषा, प्रोफेसर सुल्ज ने दी है। और एक और ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताया है, पहले क्या बताया है, व्यष्टि और समष्टि शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है, रेगनार फ्रिट्ज ने किया है। उसके बाद में आप देखें, व्यष्टि अर्थशास्त्र की अपन को क्या देखनी है, विशेषताएं देखनी है। अगला है आपके पास में, व्यष्टि अर्थशास्त्र की अपन को क्या देखनी है, विशेषता देखनी है। आगे देखते हैं अपन व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं। व्यष्टि अर्थशास्त्र की अपन विशेषताएं देखते हैं। अब देखो, व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताओं, वैतिक इकाइयों का, व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं निम्नलिखित है। प्रमुख विशेषता निम्न है, वैतिक इकाइयों का अध्ययन। वैतिक मतलब एक एक व्यक्ति की जो इकाइयां होती है, जिनके बारे में जानना होता है, विशिष्ट व्यक्तियों के बारे में अपन जानते हैं, उनका अध्ययन करना है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में वैतिक या विशिष्ट इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। इसका संबंध समूहों से व योगों के अध्ययन से नहीं होता है। इसका संबंध समूह या योगों के अध्ययन से नहीं होता है। आपको याद रखना है, समूह से नहीं होता है, योगों के अध्ययन से नहीं होता है। ये दोनों का संबंध मैं आपको बता दूं, समष्टि अर्थशास्त्र में होगा। समूहों से और योगों का अध्ययन किस में आएगा, समष्टि अर्थशास्त्र में आएगा आपको। और व्यष्टि अर्थशास्त्र में वैतिक व विशिष्ट इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। इसका संबंध समूहों से या योगों के अध्ययन से नहीं होता है। अब इसका अपन दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट देखो इसका, छोटे भागों का अध्ययन। दूसरे पॉइंट में क्या है आपके पास में, छोटे भागों का अध्ययन।
व्यष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे भागों का अध्ययन किया जाता है, जैसे एक फर्म, एक व्यक्ति, एक वस्तु की कीमत का मूल्य, उसके बाद में एक व्यक्ति, एक उद्योग, इनका अध्ययन किया जाता है, छोटे भागों का अध्ययन किया जाता है। इस दृष्टि से एक उद्योग, एक बाजार का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। यहाँ देखें आप, इसी दृष्टि से इस बात को दृष्टिगत रखते हुए एक उद्योग, एक बाजार का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। यद्यपि उद्योग फर्मों से मिलकर बना होता है, यद्यपि जो उद्योग होते हैं वो किससे, छोटी छोटी फर्मों से मिलकर बना होता है, परंतु अर्थव्यवस्था का वह एक छोटा भाग होता है। परंतु फर्म कैसी होती है, अर्थव्यवस्था का एक छोटा भाग होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे भागों का अध्ययन किया जाता है। इसी दृष्टि से एक उद्योग, बाजार का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। यद्यपि उद्योग फर्मों से मिलकर बना होता है, यद्यपि उद्योग किससे मिलकर बना होता है, फर्मों से मिलकर बना होता है, परंतु अर्थव्यवस्था का वह एक छोटा भाग है। ठीक है। उसके बाद में देखें आप, पूर्ण रोजगार की मान्यता। अब इसमें क्या है, पूर्ण रोजगार की मान्यता। व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करते समय पूर्ण रोजगार की मान्यता को लेकर चला जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसकी मान्यता को, पूर्ण रोजगार की मान्यता को लेकर चला जाता है। आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में पूर्ण रोजगार की मान्यता को लेकर चला जाता है। सत्य असत्य क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। उसके बाद में आप देखें, एक लास्ट पॉइंट बचा इसका, कीमत सिद्धांत। पूर्ण रोजगार की मान्यता के कारण, देखो लास्ट पॉइंट क्या है आपका, कीमत सिद्धांत। पूर्ण रोजगार की मान्यता के कारण प्रमुख समस्या साधनों के बंटवारे की होती है। प्रमुख समस्या क्या होती है, साधनों के जो साधन है उनके बंटवारे की होती है, और कीमतों के आधार पर किया जाता है। और उनका बंटवारा किसके आधार पर किया जाता है, कीमतों के आधार पर किया जाता है। कोई भी चीज को आपस में बांटना है तो अपन उसकी कीमत का अनुमान लगा के उसके आधार पर उनका बंटवारा किया जाता है। इसलिए कीमत सिद्धांत इसका मुख्य विषय होता है। इसलिए इसका कीमत सिद्धांत इसका कैसा विषय होता है, मुख्य विषय होता है। अपन ने इसकी 4 विशेषताएं देखी। चारों विशेषताएं आपको बता दूं एक बार और मैं आपको अच्छे से। पहली विशेषता थी व्यक्तिगत इकाइयों का, वैयक्तिक इकाइयों का अध्ययन। दूसरा था छोटे भागों का अध्ययन। उसके बाद में तीसरा पॉइंट है पूर्ण रोजगार मान्यता और कीमत सिद्धांत। ठीक है, ये चारों पॉइंट है आपके पास में। चारों विशेषताओं को अच्छे से आपको याद करना है, कॉपी में नोट करना है, उसके बाद में आपको दिखाना है। ठीक है, आज का अपना पहला क्वेश्चन था, बिल्कुल 5 नंबर में, 4 नंबर में, 3 नंबर, 2 नंबर, जैसे भी आए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।